नमस्कार, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ द एले शो। आज की पॉडकास्ट में हम पंचांग, तिथि, रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल, आत्मकारक बुक और द इटर्नल वेज नॉन वेज डिबेट के बारे में बात करेंगे। एंड विद दिस प्लीज़ वेलकम हमारे और आपके फेवरेट मिस्टर दीपांशु गिरी सर का। वेलकम सर। तो सर, मैंने आपकी बुक रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल पढ़ी है एंड उसमें आपने रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस किया है। गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्या रेमेडीज एक्चुअली काम करती है या फिर कुछ लोग कार्मा पे हर चीज़ छोड़ देते हैं? तो आपके हिसाब से इस चीज़ का सही अप्रोच क्या है? प्रणव, रेमेडीज ना एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा डीप है। और रेमेडीज को समझने के लिए ना आपको ना रिलीजन समझना पड़ता है। तो मैं रेमेडीज का जो रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल का बुक है उसका ना उसका एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस था कि जब आपने किसी को रेमेडियल वर्ड के बारे में बताना हो, आपको बताना हो कि कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या करते हो? आप उसको ना खेलने के लिए कोई चीज़ देते हो। क्योंकि ना रेमेडीज ऐसी चीज़ें हैं या फिर एनर्जीज ऐसी चीज़ है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तब तक कभी भी आपको भरोसा नहीं होगा ये काम कर सकता है। तो इसलिए मैंने रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल दिया कि आप ये खुद करके देखो। जब आप खुद करोगे ना, यू विल गेट द रिजल्ट्स। पर ना अगर आप रेमेडियल पार्ट्स में आप बोलो ना कई लोगों के लिए काम करता है, कई लोगों के लिए नहीं करता, तो ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि कुछ लोगों का एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंट स्केल पे होता है। हम सबके लाइफस्टाइल का हैबिट्स डिफरेंट है, हम सबके डेली के कर्म अलग हैं, हम लोगों का इनर कॉन्शियसनेस अलग है। तो इसलिए रेमेडीज का रिजल्ट सेम नहीं आ सकता। आप सेम फ्यूल यूज करोगे एनर्जी के लिए, उसका आउटपुट डिफरेंट है क्योंकि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। रेमेडीज के ना 3 मेजर पार्ट हैं। पहला है नेचर, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये बेसिक्स है, ठीक है? ये सबके लिए होना चाहिए। इससे पहले कि आप कुछ और सीखो, आपको ये 4 तत्व बैलेंस आने चाहिए कि आपके अंदर इंस्पिरेशन हो, अग्नि, आपके पास वेल्थ हो, पृथ्वी, आपके पास विचार हो आगे क्या करना है, और आपके अंदर इमोशन हो, आपके अंदर पैशन हो कि मेरे को ये करना है। ये 4 तत्व अगर नहीं है और आप बोल रहे हो मैं रेमेडी करूंगा सेलेस्टियल, क्योंकि सेकंड स्टेप है, पहला है नेचर, दूसरा है सेलेस्टियल, तीसरा है रिचुअल। ये 3 रेमेडियल के वो बने हुए हैं ना, सेक्शंस बने हुए हैं, ये बहुत स्पेसिफिक हैं। और कभी भी आपको रेमेडियल मेजर्स के लिए आप देखना कि दुनिया बोलती है कि मैंने ना ये रेमेडी किया, सेलेस्टियल रेमेडी किया। सेलेस्टियल मतलब कि मैंने इस नक्षत्र की पूजा करी, मैंने इस भगवान के मंदिर में गया। ये सेलेस्टियल रेमेडीज हैं कि जब सूर्य एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आए, जैसे मकर संक्रांति आएगी अभी, सेलेस्टियल रेमेडीज है कि आप आकाश के अंदर कोई घटना घट रही है, उसको आप ध्यान में रखते हुए आप कोई एक रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन आपका ना बेस नहीं बनाए। आप आकाश से ताकत लेने की कोशिश करें, लेकिन ना पृथ्वी पे जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, मतलब ह्यूमन नेचर है। आप देखो ना कि आपके आसपास 4 चीजें हैं। आप कभी भी पानी के पास जाओगे ना, आपको अच्छा लगेगा। आप कभी भी आग जलाओगे ना, अग्नि के आसपास बैठोगे, आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमोडियल एलिमेंट है आग। पानी प्राइमोडियल एलिमेंट है। वायु जो है ना, आप खुली जगह पे जाते हो आकाश पे सांस लेने के लिए, आपको अगर एक क्लोज चैम्बर में बंद कर दिया जाए, आपके सोचने का तरीका ना वही संकरा हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि तंगलियों के अंदर नहीं रहना चाहिए अगर आपका काम विजडम का है तो, ठीक है? आपका प्राइमोडियल एलिमेंट तो आपने बैलेंस नहीं करा, आपने अपना फूड तो बैलेंस नहीं करा, ठीक है? आपने अपने इमोशंस को तो क्लेंज आउट नहीं करा, और फिर आप बोल रहे हो मैं सीधा सेलेस्टियल रेमेडीज करूंगा। और फिर आप बोलते हो कि कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए काम करा, कुछ लोग बोलते हैं मेरे लिए काम नहीं करा। जब काम नहीं करा तो आपका क्या बेस एलिमेंट ठीक था? क्या आप इमोशनली सेटिस्फाइड थे जब आपने रेमेडी करा? क्या आप इमोशनली खुश थे? क्योंकि खुश होके ही रेमेडी किया जाता है, ठीक है? उसका तीसरा आता है रिचुअल वाला पार्ट, जिसके अंदर ना, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे डिफिकल्ट है। और ये पार्ट ना लगभग लगभग खत्म है आज की डेट में, क्योंकि ना तो करवाने वाले बचे, ना करने वाले बचे, ना समझने वाले बचे कि करना क्यों था, कैसे करना था,
क्या इसका इम्पैक्ट था कि इतनी बड़ी मूर्ति इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगी, इसके इतने दिन का रिचुअल होगा। वो रिचुअल्स वाला रेमेडी तो एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है। वहां तक तो 1% लोग पहुंचते हैं, उससे भी कम लोग पहुंचते हैं कि रिचुअल्स की रेमेडी समझ पाए। तो ना, ये जो क्वेश्चन है ना कि क्या रेमेडी काम करता है, क्या आप कईयों के चार्ट में करता है, कईयों के में नहीं करता, बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि आपने अपने मकान का नींव नहीं बनाया और आप बोल रहे हो मैं टॉप फ्लोर वाला रेमेडी करूंगा, ठीक है, या फिर मैं रिचुअल्स वाला रेमेडी करूंगा। तो रिचुअल्स वाला रेमेडी कौन सा है? जो शिवरात्रि वाला रेमेडी है, बसंत पंचमी से चालू होगा, शिवरात्रि तक जाएगा, आप करिए। रिचुअल्स वाला रेमेडीज है, उसके रिजल्ट्स ब्रिलियंट है। मैं वो पहला स्टेप सिखाता हूँ मैं सबको, बोलता हूँ कर लो क्योंकि बहुत सेफ रेमेडी है, बस मांगना कुछ मत। और उसके जो रिजल्ट्स हैं, आप किसी भी फोरम में आके पढ़िए ना, किसी भी जगह। कितने लोगों को मैं इसको इसलिए देता हूँ, रीजन बीइंग इज कि वो बेसिक्स हैं रिचुअल्स वाले रेमेडीज का, ताकि आपको पता चले कि जादू ने एग्जिस्ट करता है, आपके अंदर का जादू एग्जिस्ट करता है, आप उसको नहीं देखना चाहते। आप इतने ज्यादा इग्नोरेंट हो आज की दुनिया में कि आपको यही नहीं पता कि यूनिवर्स काम कैसे कर रहा है, इसलिए रेमेडी काम नहीं करता प्रणव। Can you explain us some basic earth remedies, sir? अच्छा, तो बेसिक अर्थ रेमेडीज। अर्थ क्या है? हमारा खाना। हम कैसा खाना खाते हैं, बेसिकली हमारा शरीर भी, ये मिट्टी का शरीर जिस तरीके से बना। तो पहला चीज़ है कि अगर आपने कंट्रोल करना है ना, जो पहला राशि भी आता है ना अर्थ का, वो खाने का है, टॉरस। उसका सिंबल क्या है? बुल, जो कि फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि दिखाता है कि इनॉर्मस ताकत है। बुल के अंदर बहुत ताकत होती है। आपने देखा वॉल स्ट्रीट के बाहर बुल, बहुत बड़ा बुल लगा हुआ है, चार्जिंग बुल लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट के अंदर बुल्स का वो आता है, ठीक है। मनी के लिए बहुत सारे वास्तु रेमेडीज बुल के करवाए जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जो तत्व है ना, वो सबसे पहली चीज़ है खाना। आप क्या खा रहे हो? और अगर आपने खाना बैलेंस कर लिया ना अपना, तो समझ लो कि आप ना जिंदगी में बहुत सारी चीजें बैलेंस कर गए। आप ना एक काम करो, आप ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रिपोर्ट है ऑनलाइन, ठीक है, और उनके ना रिपोर्ट्स पे आके देखो कि कौन से स्टेट में उनके पर्टिकुलर डेटाज हैं हर साल के, कि कौन से स्टेट में कौन सी बीमारी होती है। उसका देखो कि वो लोग, स्टेट वाले लोग क्या खाते हैं। आपको ना इन दोनों के बीच में प्लानिटरी कनेक्शन दिख जाएगा। मैं बहुत सिंपल सा एक वो देता हूँ। सबसे ज़्यादा बीमारी बच्चों को गुजरात में दिमागी तौर वाली होती है। ये सबसे हाईएस्ट बीमारी है गुजरात के अंदर। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का डेटा बोलता है, ठीक है। आप ना गुजरात का खाना देखो, सबसे ज़्यादा बेसन, सबसे ज़्यादा चना वो लोग खा रहे हैं। वो किस लिए खा रहे हैं? क्योंकि उस डेफिशिएंसी को पूरा कर पाए। क्योंकि जुपिटर क्या करता है? जुपिटर एक लो थाइमन फूड है, जो कि आपके अंदर धीरे 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 एनर्जी रिलीज करता है। वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इसलिए ना उस जगह पे बेसन ही जरूरी है। तो नेचर ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अब राजस्थान का डेटा निकालो, सबसे बड़ी जो डिजीज है वो है एंटी माइक्रोबियल डिजीज। बच्चों के अंदर भी होती है, बड़ों के अंदर भी होती है, और फिर उसके अंदर बाकी सारे डिजीज हैं, जो जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर इश्यूज हैं, पूरा डेटा है। लेकिन जो प्राइमरी डिजीज है ना, वो एंटी माइक्रोबियल है। किसी भी इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा रेमेडी क्या है? मिर्च। राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा मिर्च खा रहे हैं, ठीक है। नेचर ने दिया है ना आपको रेमेडी, आपका जो बेसिक, आपका फंडामेंटल फूड है। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर नेचर को नहीं देख रहे, तो आप जब ये इग्नोर करने लग जाते हैं ना प्रणव, उसके उस टाइम पे ना आके आपको प्रॉब्लम आना चालू होता है आपकी हर चीज के अंदर। तो अगर आप अपने आसपास के फूड को देख लीजिए, आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। अर्थ एलिमेंट मतलब पैसा, अर्थ एलिमेंट सिक्योरिटी, अर्थ एलिमेंट आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितने ग्राउंडेड रह सकते हैं। तो ये अर्थ एलिमेंट है। तो सर, क्या हमें मटन या चिकन खाना चाहिए, एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर पर्सनालिटी एंड आवर नेचर इन जनरल, सर? तो ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, बट मैं ना आपको
एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। और एस्ट्रोलॉजी में ना आपको विजडम रखना पड़ता है सीखने के लिए, क्योंकि आप यूनिवर्स की बात करो ना, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, कितनी सारी गैलेक्सीज होंगी, भगवान विष्णु के नाभि से निकला हुआ कमल, उस पर बैठे हुए ब्रह्मा, इन सब का, इन सारी स्टोरीज का ना एक हाइपोथेटिकल वो निकालना पड़ता है कि रियलिटी के अंदर कैसे मैनिफेस्ट होता है। तो जब आप इतनी बड़ी चीज़ सीखते हो ना, तो आपको ये सोचना पड़ता है कहाँ से आया। तो ना मैं आपको एक, आपने देखा होगा पहाड़ों के अंदर ना बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है या फिर किसी और सैक्रिफिशियल एनिमल की बलि दी जाती है, और हर लगभग हर जगह ये प्रथा है। मैं आपको एक और रिलीजन बताता हूँ, क्रिश्चियनिटी। तो आपने चर्च देखा होगा, चर्च कहाँ से आया? चर्च को किंग कॉन्स्टेंटीन ने एस्टैब्लिश किया, इसलिए उनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है किंग कॉन्स्टेंटीन के, उन्होंने ही चर्च एस्टैब्लिश किया। बट मैं ना आपको उससे पहले लेके चलता हूँ, जब चर्च नहीं था तो चर्च कहाँ से आया। तो किंग कॉन्स्टेंटीन को राज्य चलाने में परेशानी हो रही है, और वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि उससे पहले ईश्वर का ही अवतार माने जाते थे राजा, बिकॉज इट्स गॉड्स विल कि किंग्स आर देयर, और अब ना लोग उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको बुलाया, जितने भी जादूगर थे, जितने भी मैजिशियंस थे, पूरे ऑल ओवर दी रोम, सबको इकट्ठा करा, और मेरे को उनको बोला, मेरे को ये बताओ कि राज्य को कैसे कंट्रोल किया जाए, ताकत कैसे स्टैब्लिश की जाए, कौन से ऐसे रिचुअल्स किए जाएं कि मेरे को ताकत मिले। तो उन सारे जादूगरों ने सीधे सीधी एक बात बोली कि आप ना सूर्य की पूजा कीजिए। सूर्य की पूजा वहां पर कैसे हुई कि उनके रिलीजन में एक जगह आती है मदर सरसी, चर्च बना कर्क, चर्च जो डिराइव हुआ है वो वर्ड कर्क से डिराइव हुआ है, KIRK, जो कि स्कॉटिश में है। कर्क डिराइव हुआ है मदर सर्स से, मदर सर्स रोमन में है, वो डिराइव हुआ है एंशिएंट माइथोलॉजी सर्सी से। तो मदर सरसी की पूजा कीजिए। मदर सरसी कौन है? सूर्य की बेटी है। मदर सरसी, मदर चर्च, यू सी हाउ दिस इज गेटिंग मैच्ड। सो वो सूर्य की बेटी हैं, और उनकी स्पेशलिटी क्या है कि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती हैं, वो लोगों को जानवर बना सकती हैं। ये माइथोलॉजी बोलती है। ये हमारी स्टोरीज में भी तो होता है ना कि किसी को जानवर बना दिया, किसी को मुर्गा बना दिया, और हम लोग वो कहानी सुनते थे। पर इन रियलिटी देखो, जब कहानी सुनाई जाती है ना, उसके पीछे का सिंबॉलिज्म है। तो कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने बोला कि अच्छा क्या, उन सब ने पूछा अच्छा क्या चाहिए? देखो आर्मी चाहिए सबसे पहले, ऐसी आर्मी जो मैं क्वेश्चन ना करे, मेरे को मैं बोलूँ और लड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा करवाना चाहते हो ना, तो एक काम करो, आप ना लोगों को गोट खिलाओ, बकरा। आपको पता है ना लोग बकरा कब खाते हैं? जब उनको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए वो बकरा खाते हैं, ठीक है। लेकिन ना बकरा खाने से आपने शरीर उसको खा के अपना शरीर तो बना लिया, उसका सोल कहाँ जाएगा? उसका कुछ पोषण तो आपके अंदर आएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई जादू की छड़ी घुमाई, और जादू की छड़ी मदर सरसी की, अगर आपने देखा हो, वो एक हॉली ट्री से बनी होती है, उस वहीं से हॉलीवुड निकला, हॉली ट्री हॉलीवुड जहीं से आया वो, और इसलिए वो जादू है, और उसके पीछे का अपना एक बहुत बड़ी स्टोरीज है, ठीक है। बाकी लोगों ने कॉपी कर लिया, बाकी लोगों ने बोला बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, वॉट एवर दे नेम्ड इट, उन्होंने उसके पीछे का सिग्निफिकेशन नहीं उठाया, ठीक है। अब ना लेट्स कम बैक टू दिस बकरा। तो आप आर्मी पर्सनल्स को बकरा खिला रहे हैं, वहीं से प्रथा चालू हुई अपनी आर्मीज को डालने की, देने की, बकरा देने की, नॉनवेज देने की। बकरा खाने से होता क्या है कि आप हेडस्ट्रांग हो जाते हो। जो एरीज की राशि है, जहां पे मेढ़े का साइन है, मेष का साइन है, अगर आप देखोगे वो सेरेब्रम से आता है। सेरेब्रम, रम से रैम बना, और वो ये दिखाता है कि ये जो रैम है ना, वो किसी में जाके टक्कर मारता है। इट्स ए सैक्रिफिशियल एनिमल। तो आपके अंदर ना सेल्फ सैबोटेज की हैबिट्स आती जाती हैं, आपके अंदर ये हैबिट्स आती हैं कि आप लॉजिकली सोचना बंद कर देते हो, एंड इवेंचुअली क्या होता है कि आप बस लड़ने के लिए तैयार हो। तो आपका मतलब एक टर्म है बकरा बनाया जाना। व्हाट दैट मीन्स इज कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। रीजन बीइंग इज कि बकरा होता है ना, वो लॉजिकली नहीं सोचता, वो अपना सर लेता है और किसी में भी जाके मारता है। तो आप देखोगे कई लोग होते हैं ना, उनका लड़ने का हैबिट है बेमतलब में, और लाइफ के अंदर जिन लोगों को लड़ना आ गया,
वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने हर बात पे अड़ना है, हर बात पे ईगो लेना है। हिंदुज्म में कहानी है, दक्ष का सर जो है उनके ऊपर बकरे का सर लगाया गया। क्या कहानी है वो? ईगो का ही तो इशू था कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। उस ईगो को जब भगवान ने देखा कि अच्छा आपके अंदर ईगो बहुत है, तो एक काम करते हैं, आपके ऊपर बकरे का सर लगाते हैं ताकि आप मैं बोलते रहो। तो अगर आपने किसी को बकरा खिलाना चालू कर दिया, किसी ने खाना चालू कर दिया है, आप खाइए। सी, अगर आपको लगता है ना आपको ताकत चाहिए शरीर में, आप खाइए, बट उसका एक साइड इफेक्ट है कि आप ना सेल्फ सैबोटेज हैबिट्स में जाओगे, आप फालतू में लड़ोगे, अड़ोगे, झगड़ोगे, और जितना ज्यादा आप झगड़ोगे उतना ज्यादा आप नीचे जाने वाले हो लाइफ के अंदर। आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिए जाओगे। राजा को फर्क पड़ता है क्या? किंग कॉन्स्टेंटाइन को फर्क पड़ता था कि उसकी आर्मी उसके लिए लड़ रही है, मर रहे हैं लोग, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितने लोग लड़े गए। राजा का तो अपना ताकत से मतलब था ना, उसका काम हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए बकरा खिलाया गया। दूसरी चीज राजा ने पूछी कि पैसा चाहिए राज्य चलाने के लिए, तो ऐसे लोग होने चाहिए जो टैक्स दें, फालतू भी नहीं बोलें, और रेगुलरली मेरे लिए काम करें, और मेरे को बाहर जाके इंटेलेक्चुअली डिफेंड भी करें। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उसके लिए चिकन है, एक और सैक्रिफिशियल एनिमल। तो चिकन क्या होता है ना, चिकन बहुत अच्छा, पोल्ट्री फार्म बहुत अच्छा बिजनेस है। चिकन जब आप किसी को खिलाते हैं तो चिकन क्या करता है कि वो एक तो एंशियस रहता है। चिकन बेसिकली डरे हुए लोग हैं। आपने एक टर्म सुना है, चिकन आउट, विच मीन्स कि आप बहुत डरे हुए हैं। तो ऐसे लोग डर के आपके लिए पैसा भी बनाते हैं, हर सुबह उठ जाते हैं, सबको जगाते हैं और बोलते हैं कि चलो काम करो, नहीं तो सैक्रिफाइस कर दिए जाओगे। वो आपके लिए अंडे भी देते हैं, टैक्सेस भी भरते हैं, और एक दिन आपको हलाल कर दिया जाता है। एक और, अगर आपने देवता देखा हिंदुज्म के अंदर, मुर्गन स्वामी, उनका जो फ्लैग है उसके ऊपर रूस्टर है। तो जो लोग लड़ने में, इंटेलेक्चुअली लड़ने में बहुत वो होते हैं ना, ताकतवर होते हैं, वहां पर ना चिकन है। तो आपको ये देखना है, अगर आप चिकन खा रहे हो और डर में जी रहे हो, आप अपने बच्चों तक को वो डर दे रहे हो, चिकन के एग्स, और आप सैक्रिफिशियल मोड में जा रहे हो, कि आपको लगता होगा कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे राज परिवार मुर्गे लड़ाते थे। वो बेसिकली मुर्गे लड़ाना क्या है ना, कि आपके लिए कोई इंटेलेक्चुअली आपको डिफेंड कर रहा है, और आपको लगता हो कि आप राजा आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला है, नहीं करने वाला। वो एक दिन आपको भी हलाल होना है चिकन की तरह, ठीक है। तो आप देखना कि जो लोग एक्सट्रीमली लड़ने वाले लोग होते हैं, जब मैंने मुर्गन स्वामी की बात करी, तो मैं आपको बताता हूँ कि कार्तिकेय बॉर्न ऑन षष्ठी, 6th के देवता हैं, जितने भी लोग षष्ठी के दिन पैदा होते हैं ना, वो लोग लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। तो षष्ठी इज अ तिथि फॉर फाइटिंग, एंड विल डिस्कस, इसको हम बाद में और तरीके से डिस्कस करेंगे, बट लेट मी फोकस। और कोई आपके दिमाग में आता, और कोई एनिमल? सो दिस इज गोना बी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सर। इंडिया में काफ़ी लोग बीफ खाते हैं, तो बीफ खाने से हमारी पर्सनालिटी और नेचर में क्या चेंजेस आते हैं सर? आप बता सकते हैं उस बारे में कुछ? तो बीफ, राजा को बोला गया कि अच्छा तीसरा चीज़ क्या चाहिए? उन्होंने बोला ऐसे लोग चाहिए जो मेरे लिए ही काम करें, और समाज में ना कभी सद्भावना नहीं हो, कभी भी ऐसा नहीं हो कि लोग आराम से बैठ जाए, क्योंकि अगर ये लोग आराम से बैठ गए ना, ये मेरे को नहीं बैठने देंगे। तो ये हमेशा डिससेटिस्फाइड रहने चाहिए एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए बीफ खिलाओ, क्योंकि बीफ क्या करता है ना, एक तो वो नेचुरली, आपने टर्म सुना ना, बीफ अप। बीफ का मतलब है कि आपस में आर्ग्यूमेंट्स हैं, और अगर आप बीफ खाना चालू कर देते हैं ना, आपका हैबिट है कि आपने किसी से खुश रहना ही नहीं है, और आप दूध भी दोगे, आप एक जगह पड़े रहोगे। बेसिकली काउस क्या होते हैं ना, कि दे आर नॉन वायलेंट एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, और आप एक जगह पड़े रहोगे, आप पूरे दिन आपको जो आप जिसको ना, आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, इसको बोलते हैं कि जस्ट हैप्पी वेयर यू आर। तो आप ना किसी और को जाके तंग नहीं करोगे। तो एक काम करो, बीफ खिलाओ। तो उसके लिए बीफ आया, और हिंदुज्म में शुक्र है वो, ठीक है, गाय जो शुक्र है, शुक्र से ही सारी प्रॉस्पेरिटी है। शुक्र ही आपको प्रोवाइड करता है कि आप उठिए, अपने आप को, अपना वेल्थ जोड़ने के लिए काम कीजिए, अपने आइडेंटिटी पे काम कीजिए, लोगों से आके मिलिए।
दैट्स बीफ. तो सर अब हमने सारे नॉन-वेज चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया. गेटिंग टू द वेज पार्ट, चीज़ खाने से कैसा चेंज आता है इंसान के अंदर और वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे पर्सनालिटी, हमारे नेचर, हमारी बॉडी को. तो आप अगर बिल्कुल वेगन जाना चाहते हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ कि चीज़ ना बहुत क्रिएटिव लोगों को खाना चाहिए. उसका एक रीज़न है कि 2 ऐसे कंट्रीज सोचो जहाँ पर ना सबसे ज़्यादा चीज़ होता है, इटली एंड फ्रांस. दोनों में ना, मतलब इटली का तो लगभग सारा खाना चीज़ के साथ आता है. सिमिलरली विद द फ्रांस बहुत फेमस है अपने एग्जॉटिक चीज़ेस के लिए. मतलब मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जहाँ पर इटली के अंदर एक बैंक है जो लोगों को बिजनेस को लैटरल लोन देता है अगर वो अपने चीज़ के व्हील्स देके जाए तो. सी दैट वो स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है. तो इन 2 कंट्रीज के अंदर ना एक चीज़ बहुत स्पेशल है प्रणव. जितना आर्ट एंड क्राफ्ट है, जितना फैशन ब्रांड्स हैं, ये सारे की सारी चीज़ें इन्हीं 2 कंट्रीज से आती हैं. अब देखा कि एनवायरनमेंट एंड फूड किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है किस चीज़ के लिए, आपके डेवलपमेंट को. क्योंकि ना चीज़ का मतलब है कि कोई दूध फर्मेंट हो गया है, यही तो हुआ है. उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हुए हैं, छोटे छोटे कीड़े मतलब केतु आ गए. इससे मून केतु कॉम्बिनेशन बना है. और केतु के 3 नक्षत्र ना हमेशा आपको नई जगह पे लेके जाते हैं. केतु का जो पहला नक्षत्र है वो फिजिकल वेलबींग है. केतु का जो दूसरा नक्षत्र है वो आपका वेल्थ वेलबींग है. और तीसरा स्पिरिचुअल वेलबींग है. ये 3 नक्षत्र ना एक नई दुनिया के अंदर आपका रास्ता खोलते हैं. तो कुछ तो कोई अगर आपको कुछ नया काम चालू करना है जो एक्सट्रीमली क्रिएटिव है, फैशन ब्रांड्स हैज टू बी क्रिएटिव ना, तभी तो वो फैशन ब्रांड्स हैं. और वो करने के लिए ना आपको जब चीज़ खाते हो तो आपको सडनली उस टाइप के विचार आते हैं. पर ध्यान रखिएगा वो आपको आइसोलेट करता है. अगर आप यही 2 कंट्रीज देखेंगे ना, यही 2 सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड कंट्रीज हैं बिकॉज दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर. यही आपको ना आइसोलेशन में आने की हैबिट डालेगा बिकॉज केतु को ना लोगों से मिलना पसंद नहीं. तो बोलता है मैं अपने आप के अंदर रहना चाहता हूँ, मेरे को सब मिलना नहीं ज़्यादा. क्योंकि चीज़ को भी बनाने के लिए, फर्मेंट होने के लिए अकेले में जाना पड़ता है, आइसोलेशन में जाना पड़ता है. आप ऐसा चीज़ खाओगे ना, देखो आपका फूड जिस तरीके से बन रहा है ना और उसकी जो हैबिट्स और क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर आने वाली हैं. तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग. तो हमने चिकन के बारे में बात की, हमने मटन के बारे में बात करी, हमने चीज़ के बारे में बात करी और हमने बीफ के बारे में बात करी. तो सर आप बता सकते हैं कि फिश खाने से अच्छा, यू वांट टू ऑफेंड ऑल द बंगालीज? यस सर. बिकॉज हमारे ऑफिस में एटलीस्ट 4 लोग हैं. हाँ सर, आई होप दे डोंट गेट ऑफेंडेड सर. तो फिश जो है ना वो उन लोगों को बताया गया कि जिनको आप भेज सकें ऑन द मर्सी ऑफ सी. क्योंकि फिश क्या है ना कि समुद्र क्या है ना कि समुद्र में एक बार आप उतर जाओ ना, यू हैव टू ट्रस्ट कि अब ना मैं समुद्र के भरोसे पे हूँ. देखो पाइसेस जो साइन है ना, जहाँ पे 2 फिशेस बने हुए हैं, जिसको बेसिकली वो साइन कार्मिक साइन है पाइसेस. और इसलिए जब भी कोई दशा पाइसेस के साइन की आती है ना, वहाँ पे बहुत भरोसा करना पड़ता है. तो जब आप वहाँ पे उतरोगे, पाइसेस रिप्रेजेंट्स फीट, तो आप जब पानी में उतरते हो तो आप देखें डाइवर्स भी फीट पहनते हैं ताकि दे कैन स्विम. आप जब किसी को ये बोलो कि आप मेरे पे भरोसा कीजिए तो उसके लिए फिश खिलाया जाता है ताकि वो कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं करे. जितने भी सेलर्स होते हैं, जितने भी लोग व्यापार करने के लिए जाते थे, तो उनको फिश को खिलाया जाता था कि आप करिए और जाइए. मतलब इंग्लैंड का ट्रेडिशनल फूड क्या है? फिश एंड चिप्स. और आप देखिए कि वही एक कंट्री था जो सबसे पहले उठ के डिफरेंट ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट गया और जाके अपने राज्य स्थापित किया. लेकिन वो भरोसा चाहिए था ना कि जो ट्रेडर्स को देने के लिए कि हम लोग बैठे तुम्हारे पीछे, तुम जाओ और हमारे लिए बिजनेस करो. तो फिश का जो एक वो है ना सिग्निफिकेंस है, वो ट्रस्ट है. तो आप यू बिकम इमोशनल फूल काइंड ऑफ ए पर्सन. यू ट्रस्ट पीपल सो इजिली कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ना फायदा उठाया जा रहा है. तो आपकी इच्छा है, यू वांट टू ईट फिश, बहुत अच्छी बात है, आप करिए, आपका भरोसा बढ़ेगा. लेकिन पीपल विल मेक फूल ऑफ यू. एंड दैट्स व्हाई यू सी बंगालीज पीपल, दे आर सो पैशनेट, दे आर सो मच इनटू लिटरेचर, दे ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन वो फिश का असर है.
जो इवेंचुअली आपके अंदर आता है। तो पंचांग के टॉपिक में आपने तिथि के बारे में बात करी है सर। तो मैंने सुना है ऐसा कि तिथीज कैन स्पॉइल रिलेशनशिप्स, इसमें आपका क्या कहना है सर? तिथि कैन स्पॉइल रिलेशनशिप्स, तो ये ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है प्रणव। रिलेशनशिप ना, तिथि इज रिलेशनशिप्स, लेकिन वो किसके बीच में है रिलेशनशिप? वो रिलेशनशिप सन एंड मून के बीच में है, कि सोल के और माइंड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तिथि कहलाती है। कि सन का एक्सप्रेशन सोल का एक्सप्रेशन नहीं है। सोल ही बोलता है मेरे को राजा बनना है, मेरे को पेंटर बनना है, मेरे को स्पोर्ट्स बनना है, सोल का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ना मून बोलता है कि ठीक है तुम्हारा रिक्वायरमेंट ये है ना, लेकिन एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा। तो कई लोग एक्सट्रीमली पैशनेट होते हैं किसी चीज को खत्म करने के लिए, दे आर चतुर्दशी बॉर्न। कुछ लोग हमेशा लड़ने के लिए होते हैं, षष्ठी बॉर्न। कुछ लोग हमेशा कॉम्प्रोमाइज वाली कंडीशन में रहेंगे कि मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे हम लोग, एकादशी बॉर्न। तो ये ना तिथि ना आपका एक्सप्रेशन है कि आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो अगर आप बोल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ तिथि से, देखो 5 एलिमेंट्स हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी 4 एलिमेंट्स की, बेस एलिमेंट्स। 5वां एलिमेंट आपका स्पेस, कि वो आपको बताता है कि आपको इवेंचुअली क्या मिलेगा, जो कि योग का फॉर्म है, कि आपके ऊपर वाला क्या दे रहा है आपको। तो जब आप तिथि की बात कर रहे हो ना, सिर्फ एक तिथि आपका रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ेगा, वो ये जरूर बता देता है कि हाँ ये इस आपका आज का मूड ये रहने वाला है। जब हम डेली का पंचांग भेजते हैं तो उसमें डेली का मूड रहता है ना, कि ये आपका आज का मूड है, ये नक्षत्र है, मतलब यहां से आइडियाज आएंगे। तिथि क्या है? तिथि, ध्यान से सुनना इस बात को, तिथि ना सिर्फ और सिर्फ इमोशन है, नक्षत्र आइडियाज हैं, वार जिस जगह पे ये सब कुछ होना है वो एरिया है। ठीक है, योग और करण उसका आउटपुट है। कि करण क्या है? अर्दी थिंग्स, कि फायदा होगा नुकसान होगा, ये करण बता देता है। योग बताता है उसका जो नॉन मेटेरियलिस्टिक गेन है। 2 तरीके के गेन है ना, एक टैंजिबल, एक नॉन टैंजिबल। टैंजिबल आपका करण है, नॉन टैंजिबल आपका योग है। तो उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। तो जितने भी रेमेडीज होंगे, आपने देखा कोई आपको रेमेडी दे रहा हो कि करण का वाला रेमेडी है, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया। आपको रेमेडी दिया जा रहा है किसका? कि रेमेडी दिया जा रहा है कि आप नक्षत्र का रेमेडी करो, क्योंकि नक्षत्र से आइडियाज आ रहे हैं। अगर आइडिया ठीक है ना बेस लेवल पे, तो आउटपुट भी ठीक आ जाएगा। आपको रेमेडी तिथि का दे रहे हैं कि चलो इमोशन ठीक कर लो, ठीक है, यार वार का रेमेडी दे रहे हैं, यहीं से तो रेमेडीज निकलते हैं। आपको आपने इन लास्ट 2 एलिमेंट्स के रेमेडीज ना बहुत रेयर देखे होंगे कि यहां 2 से रेमेडीज निकालते हैं। क्या इसलिए सर आपने आत्मकारक बुक लिखी? आई मीन पर्सनली इट्स वन ऑफ द मोस्ट माइंड ब्लोइंग बुक्स इन ज्योतिष, जहाँ पर आपने डिज़ायर ऑफ सोल को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड स्पेशली व्हेन यू सी इट वाया द लेंस ऑफ आत्मकारक। आत्मकारक का ना मैं किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा था कि डिजायर ऑफ सोल कैसे दिखते हैं, डिजायर ऑफ सोल होता क्या है। और मेरे को लगा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज कोई बोल रहा है मेरा आत्मकारक एग्जॉल्टेड है, किसी का डेबिलेटेड है, किसी का कंबस्टेड है, किसी का रेट्रोग्रेड है। और एक पैटर्न है कि अगर किसी का आत्मकारक का रेट्रोग्रेड ना वक्री है, तो उसका काम करने का तरीका, उसका सोल का डिजायर भी एक्सट्रीमली डिफरेंट है। वो बोल रहे मेरे को एक काम ना करना इस तरीके से है। अब आप क्या करोगे? क्योंकि वो तो अंदर से मान के बैठे ना, सोल का डिजायर है, एक्सप्रेशन मून दे रहा है। और हम सब ना एज ए ह्यूमंस एक्सट्रीमली क्रिएटिव पैदा होते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। मतलब हमारा सोल तो ये बोलता है कि मेरे को फुटबॉलर बनना है, किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना है, किसी को एस्ट्रोनॉमर बनना है, कुछ भी बनना है। जिसको ये पता चल गया ना मेरे को क्या बनना है, सोल का डिजायर, वो बहुत खुश रहता है, वो क्रिएटिव रहता है, वो अपनी दुनिया में अपने आप को पाके मस्त हो जाता है। जिसको नहीं पता चल पाता है क्योंकि जिसका एक्सप्रेशन खराब है। लाइक सोल तो बोल रहा है एरीज में बैठ के सूर्य कि मेरे को तो राजा बनना था। मरकरी बैठा हुआ बोला मेरे को राइटर बनना था, मरकरी आत्मकार का, ठीक है, मेरे को तो ज़्यादा लंबे गोल्स बनाने नहीं है। और मून जो है उसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो डिफरेंस है सोल और माइंड के बीच का, यही ना लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। आप देखना कि लोग ना जब अपने आप से दुखी होते हैं ना प्रणव, वो दुनिया भर में गलतियां निकालते हैं, बोलते मेरे अंदर कमी नहीं है बस।
क्योंकि ना वो अपने आप को नहीं पा पाते। और जो लोग ये बोलने लग जाते हैं ना यार कभी हमारे अंदर ही है, उनका ना लाइफ का गोल क्लियर होता जाता है, क्योंकि ना उनका सोल क्लेंज होते जाता है। सो छाया ग्रह बेसिकली राहु केतु, तो व्हाट डज छाया ग्रह डज इन एक्सप्रेशन टू मून सर? आपके मून ने एक्सप्रेस करना है किसको? सोल की डिजायर को, जहां पर बैठा है उस वाले घर को, कि मेरे को ये एक्सप्रेशन है, मेरे को ये करना है। अब मून का एक्सप्रेशन ना, मून इज हाईली वॉलेटाइल, वो सिर्फ और सिर्फ रेडिएट नहीं करता, वो एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता है। पानी है, पानी के अंदर कोई टेस्ट नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ भी जाएगा, कोई भी वाइब्रेशन होगा, आपको पता चलेगा। अब मून को के साथ कोई प्लांट बैठा है, छाया ग्रह मतलब शैडो प्लांट्स, वो ना उसका ट्रू एक्सप्रेशन बाहर नहीं आने देंगे कभी भी। वो हमेशा उसको एक हाइपोथेटिकल वर्ड में रखेंगे, या तो एक्सट्रीमली हाई राहु या एक्सट्रीमली लो केतु। या तो बोलेगा मैं सबसे जाके मिलूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा, सारे एक्सप्रेशन करूंगा, और मेरे बात करने का तरीका ही ऐसा है, एक्सप्रेस करने का अपनी लाइफ को, हाईली एक्स्ट्रावाजेंट। या फिर केतु मिनिमलिस्टिक, लेकिन मैं बैलेंस नहीं हो पाऊंगा। अगर जुपिटर आ जाएगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, किससे? अपनी नीति से, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन ये मेरा प्रिंसिपल है। मून जुपिटर, मैं झुकूंगा नहीं यहां पे। मून और सैटर्न आ जाएगा तो बोलेगा कि मेरे को तो हर चीज का डीपर एनालिसिस चाहिए, मेरे को हल्की चीजें पसंद नहीं है जिंदगी में, हर चीज भारी चाहिए, मेरे को हर चीज लॉन्ग टर्म चाहिए, हर चीज परमानेंट चाहिए, ट्रेडिशन से आनी चाहिए, कल्चर होना चाहिए। ये मून सैटर्न है। तो मून सैटर्न वाला आराम से नहीं हंसता, मून राहु वालों कभी भी हंस सकता है, मून केतु वाला हमेशा छुप के हंसेगा। तो मून ना एक्सप्रेशन है। आप जब लोगों को देखते हैं ना और उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं, आपको पता होता है इनका मून ना यहाँ पे कहीं इन्फ्लेक्शन में है, ये एक्सप्रेशन है। और जितना ज़्यादा ये छाया ग्रह या मिरर इमेजेस प्लांट रहेंगे, छाया ग्रह मतलब राहु केतु, जितना ज़्यादा शैडो रहेगा, उतना ज़्यादा ना इन लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर ट्रबल आता है। पर यही मून केतु ना स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, यही मून राहु मेटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होने दे रहा। वो आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी जिंदगी आराम से चलेगी, नहीं चलेगी सर क्योंकि आपका एक्सप्रेशन का तरीका नहीं है वो लाइफ का। आपने हर चीज इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेशन में देना है। टॉकिंग अबाउट मून, तो चंद्र कुंडली इज बेसिकली व्हाट, जब चंद्रमा एक साइन में होता है फॉर 2.5 days, तो ये चार्ट हम क्यों यूज करते हैं ज्योतिष में? ओके, आप बोल रहे हो कि महादशा का रिजल्ट देखने के लिए बोला जाता है कि चंद्र कुंडली देखिए, पर हम 2.25 दिन के लिए एक प्लांट है, अब फिर हम इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन 2.25 दिनों में आपका जो एक्सप्रेशन है, लाइक मून से थर्ड में अगर मरकरी है या सैटर्न है, तो बता रहा है कि अच्छा मून का आपको डिस्टर्ब करने वाले प्लैनेट्स कौन से हैं, इस दशा में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्र कुंडली से छठे घर की दशा है या 8वें घर की दशा है, गोचर है, गोचर भी तो हम लेते हैं ना चंद्रमा से, या गोचर है, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति ना मेंटली इमोशनल जो उसका वेलबींग है वो यहाँ पे अफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए चंद्र कुंडली ना हमेशा महादशा के टाइम पे देखनी चाहिए कि ठीक है आपका फिजिकल बॉडी क्या कह रहा है, आपका इमोशनल बॉडी क्या कह रहा है। हो सकता है फिजिकली आप प्रमोटेड हो रहे हो, यही तो हो सकता है, लेकिन ना इमोशनली आपको बहुत बुरा लग रहा हो। तो कई लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं लेकिन वो मिजरेबल होते हैं क्योंकि उनकी चंद्र कुंडली खराब होती है। कई लोग बहुत रिच होते हैं, मिजरेबल होते हैं, या कई लोगों के कुछ भी नहीं होता उस दशा में, लेकिन वो मजा आ रहा होता है क्योंकि चंद्र कुंडली से ना वो 5-9 में बैठा हुआ प्लांट है, चंद्र कुंडली से ठीक बैठा है, तो बोल रहे कि आप मेंटली मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, आई एम रियली हैप्पी कि मैंने करा। तो इसलिए चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। जो तिथि है, सो व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट अ पर्सन? एक तिथि इंसान के बारे में क्या क्या बता सकता है सर? लेट्स सपोज प्रतिपदा, द फर्स्ट तिथि। फर्स्ट तिथि है ना, ऐसे लोग ना हमेशा एक्साइटेड रहेंगे कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ को, किसी ना किसी चीज को। इनका हमेशा जो मोड ऑफ एक्शन है ना वो है कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, बीच में नहीं रुकना। और अगर कुछ नया स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर आराम से कैसे बैठेंगे, बिकॉज वो नहीं होते जो इनको आप बोलो काम और अभी बोलते अभी अभी चालू करते हैं। ज़्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है, फिनिश होगा नहीं होगा डजेंट मैटर, लेकिन चालू कर सकते हैं। तो ये लोग हमेशा कोई स्टार्टअप वाले हैं। प्रतिपदा तिथि, ठीक है, आपको पता है बंदे का इमोशन ऐसा है,
इसको तुम बोलोगे ना, इसको किल करना हो ना इसके बज को, इसको बोलो कि 10 दिन बाद करेंगे, वो करेगा ही नहीं, बिकॉज पेशेंस नहीं है। उसी तरीके से अगर एकादशी तिथि है, महात्मा गांधी बॉर्न, ठीक है, महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं कि हर चीज में बीच का रास्ता देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, बिकॉज एकादशी ना आपको आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करती है। सबसे बहुत अच्छी तिथियों में से एक है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ना एकादशी में व्रत करते हैं, और क्यों करते हैं? क्योंकि आपका मॉरल डिलेमा खत्म कर देती है तिथि। देखो एकादशी की ना स्टोरी पढ़ना कभी प्रणव, जैसे अभी अभी वैकुंठ एकादशी गई थी। क्या स्टोरी है वो कि सन जो है सजिटेरियस में है इस टाइम पे। सजिटेरियस सन का मतलब ये है कि गुरु के अंदर, गुरु के साइन में सन है। तो स्टोरी क्या कहती है कि ऋषि दुर्वासा आए, एक राजा ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था, ऋषि दुर्वासा को चले गए तो वो अपना व्रत नहीं खोल पाए। फिर वो ऋषि दुर्वासा वापस आए तो उन्होंने, मॉरल डिलेमा चल रहा है राजा के दिमाग में कि मैं गुरु की इज्जत करूं या व्रत खोलूं या उनका वेट करूं। मॉरल डिलेमा ही तो है लाइफ के अंदर, ये डिलेमा ही तो मारता है, ठीक है। तो वो कहानी के फॉर्म में बताया गया। ऐसे हर एक एकादशी को देखोगे ना, ज्योतिष से रिलेटेड है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ प्योर ज्योतिष है। और जैसे ही ना आपको समझ में आता है, अच्छा अगर किसी बंदे का मॉरल डिलेमा सजिटेरियस में है और वो फास्टिंग कर रहा है, तो क्या होगा, उसका जो मॉरल डिलेमा यहाँ पे हो रहा होगा ना, जब उसको एक होगा ये करूं या ये करूं, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। महात्मा गांधी एकादशी बॉर्न, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आपने एकादशी का व्रत करा तो सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरीके से दशमी तिथि, सबसे ज्यादा जो साइको लोग पैदा होंगे ना, साइको इन द सेंस सबको टेंशन है, लाइक जूलियन असांज, ठीक है, विकीलीक्स वाले। उस बंदे का काम है, मतलब उसको सब कुछ ठीक चल रहा है ना, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को तो कुछ ना कुछ ऐसा करना कि सब लोगों को ना अटेंशन सीकर, ठीक है। ये दशमी तिथि है। इसी तरीके से इसका चतुर्दशी, रेवेंज टेकिंग वाली। तो हर तिथि का ना अपना एक फ्लेवर है। वो फ्लेवर ना आपको बंदे की लाइफ में बहुत क्लियरली नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, बोथ बॉर्न ऑन षष्ठी तिथि। नरेंद्र मोदी षष्ठी तिथि, इंदिरा गांधी षष्ठी तिथि। षष्ठी मतलब फाइटिंग। इन लोगों को लड़ना ही है। हर किसी का लड़ने का एक्सप्रेशन अलग हो सकता है, क्योंकि इनका सन सबका अलग अलग राशियों में है। कोई एक्सट्रीमली वायलेंट तरीके से लड़ रहा है, स्ट्रेटली फॉरवर्ड होके, कोई अपने आपको किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन षष्ठी का मतलब है लड़ना। और आप देखोगे ना, आपको लगता हो ना ये सिर्फ हिंदुइज्म में है। नंबर 6 ना क्रिश्चियनिटी के अंदर बताया गया कि ऑन 6th डे गॉड क्रिएटेड मैन, ठीक है। कल की अवतार भी तो षष्ठी पे आ रहे हैं, उनके लिए भी षष्ठी तिथि का बताया गया। षष्ठी तिथि के अंदर ही ये बताया गया कि जो ये फाइटिंग का एनर्जी है, यहां पे भगवान कौन है? कार्तिकेय। उनको 6 माओ ने पाला और एक बच्चा पैदा हुआ, उनका भी काम लड़ने का है। तो षष्ठी इज ऑल अबाउट फाइटिंग। कहीं से भी जाओगे 6 नंबर ही लड़ने का है। तो आपको ना अगर षष्ठी बॉर्न दिख गया, अब नेक्स्ट टाइम आपको दिमाग में रहेगा ना यार षष्ठी बॉर्न है, ही हैज द फाइटिंग एटीट्यूड। एकादशी बॉर्न है, आप किसी को कोई समझौता करवाना हो तो आप उसको एकादशी में बुलाइए, ठीक है। कोई नया काम चालू करना हो प्रतिपदा, पढ़ाई करनी हो पंचमी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके सर, तो लेट अस गो बैक टू द एक्सप्रेशन पार्ट। आई थिंक आपने जो बोला है इट्स प्रीटी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। तो मेरे पास आपके लिए एक टेक्निकल क्वेश्चन, आई मीन नॉट सो टेक्निकल। फॉर इंस्टेंस, इफ देयर आर 2 people, one has sun in Aries and one has moon in Gemini and another one has moon in Capricorn, तो ये एरीज सन के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस लाते हैं सर? सो बोथ ऑफ देम हैज एरीज सन। दोनों का काम क्या है? सन इन एरीज का कि मेरी इंडिविजुअलिटी कायम रहनी चाहिए। यही तो बोल रहे हैं ना सन इन एरीज में कि आई एम द वन। सन एरीज के अंदर यही बोलता है कि मैं जहां पे बैठा हूं मैं राजा हूं। सूरज जिस राशि से जाता है ना प्रणव, जिस भी राशि से, वहां पे वो राजा जाता है। सिर्फ 3 महीने हैं जब सन स्कॉर्पियो में जाता है तो हम बोलते हैं कि साइन ऑफ डेथ है, क्योंकि सन एक्सट्रीमली कोल्ड पार्ट ऑफ द ज़ोडिएक में चला जा रहा है।
और अब ना हम बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे 8, 9 एंड 10 मकर संक्रांति तक, जब तक सूर्य पावर के उसमें नहीं आ जाता। लेकिन सर सूर्य जहां जा रहा है ना वो वहां पर राजा की तरह बिहेव करता है। सन वर्गों में आएगा तो बोलेगा कि अच्छा ये बताओ हेल्थ के लिए क्या क्या कर रहे हो, और हम लोग हेल्थ ऐप्स डाउनलोड करते हैं। सन एरीज में जा रहे थे, बोल रहा है आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है। तो ऐसे लोग ना कभी भी अपनी पर्सनालिटी को लेकर जोक नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना वो अपने ऊपर हंस सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोल सकते हैं कि ये अच्छा था ये बुरा था। सन एरीज के लिए बहुत मुश्किल है वो काम करना, ठीक है। अब मून इन कैप्रिकॉन और मून इन जेमिनी, तो कैप्रिकॉन के अंदर तो वो बंदा बोले ठीक है आप राजा हो ना, काम करवाऊंगा कैप्रिकॉन, तब मैं आपको स्टेटस दूंगा। उस बंदे के लिए स्टेटस ही सब कुछ बन जाएगा। देखो मून जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट इसलिए है क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है सोल की डिजायर। मून जेमिनी में है तो बोल रहा है ठीक है आपको ना मैं टीचर की तरह बताऊंगा, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना इंडिविजुअलिटी को, जेमिनी के थ्रू करवाऊंगा, राइटिंग के थ्रू करवाऊंगा, बीच में नहीं रुकने दूंगा कहीं और, इमोशनली नहीं कर दूंगा कैंसर की तरह। मैं आपको राइटिंग के थ्रू ही, कम्युनिकेशंस के थ्रू ही, आपके डिजाइन्स के थ्रू ही करवाऊंगा। कैप्रिकॉन वाला बंदा नहीं कर पाएगा कभी भी जेमिनी वाला काम। तो सन भले ही एरीज में हो, मून का एक्सप्रेशन डिसाइड कर रहा है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। Can rituals and remedies help gain and balance power from universe? क्या rituals of happy soul की जो remedies आपने जो mention किए, क्या ये पूरे process में help कर सकती है? This book was written, Pranav, to give you the insights. There are many remedies in it, and you will see the feedback given on various platforms, like on Amazon, on our website. These remedies will help you understand the universe, to give you various prospects, like how music can help you, how fasting can help you, on which tithi, which day you have to do this. Like you celebrate Skanda Shashti, 6th month, 6th tithi, a warrior is born. How specific that is. So if on that day you do a particular remedy, if you see this times, if you see we have given with this magazine, we have given calendar this time. And Shivam, can you please bring me the calendar? And yes, this one. Thank you. So if you see this calendar, I got this. The price of magazine is same as every year. But the reason we are giving out calendar this time is because every time we used to give out remedies in magazine, I said, it should be right in front of your eyes. So you can see that this is the month I have to do this. January is the month when Sun transits to Capricorn. Capricorn is a sign of power. It is for rulers. It is for people who want to gain status. And that is why if you see all the remedies of Mars, Ketu and Saturn, all three are given and very specific remedies, like on Shashti, burn camphor in southeast direction during sunset. So you don't have to, there is science behind it. It's not like copy pasted from a website or a chat GPT and given you this. It took us 3 months to design this calendar in house. It took us, to go through various process that should give you the real feel. And that's how the calendar is being given with the magazine. Once the person does this, or any of the rituals from the books, in book there is a logic given behind it. Thank you, Shiva. There's a logic given behind it, that why you have to do it, what music does to you, what happens when you listen to a particular rag, or on this tithi if you do this particular activity, what is the process of it. Once you understand the concept of it, the problem is people who do not understand or take time to apply in Jyotish are the ones to first say, oh, it doesn't work. You're trying to understand a complex equation of 108 combinations, minimum 108, 12 into 9, very simple one, with the logic of 2 plus 2, 4, that it does not work. It's not a very simple equation, right? Apply brain. And this is how you have to actually go into the depth of remedies and explain them. So your question whether you can gain energy from universe, yes, you can. Second part is you should be very clear with the expectation.
If your expectation is कि I will do something like this and a jinn will appear and do this, not going to happen. But I guarantee you one thing, Pranav. I mean, very simple ritual. I tell people this every day. Wake up, take shower, go to temple with one fruit in hand. Before sleeping at 9 p.m., put a rag on. Because what rag does is it cleans the brain pattern and goes to that core part where the genius brain lies. And to access the genius brain, you need isolation. What rag does it makes a pattern in your brain and goes to the genius part of the brain. Problem is, you're not giving enough time that you reach the genius part. So listening rag is important. Doing the remedies are important. And these are not remedies. These are the rituals, right? When you do a ritual on a particular tithi, on a particular day, and burn camphor in southeast direction, you have chosen space, time, and element. This is a ritual. It is a mix of all three. हम ऑलरेडी एकादशी के बारे में बात कर चुके हैं सर, तो आप त्रयोदशी के बारे में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? त्रयोदशी ना मोक्षदायिनी है. हिंदुज्म के अंदर आपने कहा बहुत सारे लोग ना फास्टिंग कर रखते हैं और किस पे रखते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त होगा. 13th तिथि है. पर पता है 13th ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. रीज़न बीइंग इज आप किसी भी रिलीजन में जाओगे ना, कहीं पे अनलकी नंबर मिलेगा, कहीं पे लकी नंबर मिलेगा, हमारे यहाँ मोक्ष का मिलेगा, क्योंकि 13 ना लिबरेशन है. और इसलिए हम मोक्षदायिनी इसको बोलते हैं कि हम भगवान शिव के स्वरूप का उस दिन ध्यान रखते हैं और शाम को त्रयोदशी पे हम दिया जलाने के लिए जाते हैं. त्रयोदशी करती क्या है प्रणव कि आप देखें ना पूरी ज़ोडियाक ना 12 हिस्सों में डिवाइडेड है. 13th नहीं आया. आप क्लास में भी 12th तक पढ़ते हो, 13th में आके आप लिबरेशन पा जाते हो. आप कॉलेज में जाते हो, क्या होता है? लिबरेशन है. अब आप कपड़े किस तरीके से पहन सकते हो और अब फ्रीडम है. और पता क्या होता है कि जैसे ही आप फ्रीडम आपको मिलता है ना, सबसे पहला ना आपका दिमाग ना आपकी जो एनर्जी है वो सेक्सुअल एनर्जी की तरफ भागती है. अब लगता है मैं फ्री हूँ. 13th डे ना बहुत इंपॉर्टेंट है. 13th ईयर बहुत इंपॉर्टेंट. 13th ईयर में क्या होता है? थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है. तो बच्चे ना प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो वो हार्मोन्स भागना चालू होते हैं. 13th एलिमेंट क्या था? पॉइजन था जो समुद्र मंथन से निकला. किसने पिया? भगवान शिव ने पिया. कहाँ पे रखा उसको? हार्मोनल ग्लैंड में रखा, ताकि हमारे हार्मोन्स ठंडे हो जाएं. ब्लू कलर का था ना, ठंडे हो जाएं, भागे नहीं इधर से उधर. उन्होंने ही सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल किया और इसलिए भगवान शिव की पूजा करते हैं लिंग के स्वरूप में, बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल वन. 13th जो तिथि है ना, 13th मेंबर था जिसने जीसस को बिट्रे किया, इसलिए वो अनलकी है वहाँ पे. सिखिज्म में 13, मतलब गुरु नानक देव जी जब भंडारा कर रहे थे तो 13th बंदा आया. 13 बंद तो पंजाबी में बोलते 13वां आया, तो बंदे ने तो गुरु नानक जी बोले सब 13 करते गए. वहाँ पे देने का, वहाँ पे देना है. देखो 13th में ना लिबरेशन है, आपके हाथ से जाना है. 13th 13वां बोलते हैं कि 13वां कर दिया किसी के जाने के बाद, उसको लिबरेशन प्राप्त हो गया. तो त्रयोदशी का व्रत ना डायरेक्टली कभी नहीं चालू करना चाहिए. आप षष्ठी का पहले करो, एकादशी करो, उसके बाद त्रयोदशी पे जाओ. पहले आप अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर लो षष्ठी पे, उसके बाद आप एकादशी पे जाओ कि बाकी सारे मॉरलिटी वाले रिचुअल्स खत्म हो जाएं आपके. उसके बाद आप ना त्रयोदशी के व्रत चालू करो. तो त्रयोदशी ना एक इतना इंटरेस्टिंग तिथि है. अब्राहम लिंकन त्रयोदशी बॉर्न, किसके लिए काम किया? लिबरेशन के लिए. और आप उनकी स्टोरीज पढ़ो, मतलब उनकी जो स्टोरीज आप पढ़ोगे ना कि लिबरेशन के ऊपर क्या क्या काम किया उन्होंने. इट्स टिपिकली त्रयोदशी बॉर्न नेटिव. इन लोगों को ना आप बोलो कि इस सीक्वेंस में रह के काम करना है, नहीं करते. बोलते नहीं, हमारे को ना लिबरेशन चाहिए. तो अगर आप त्रयोदशी का फंडामेंटल देखोगे, इस तिथि की एनर्जी देखोगे यूनिवर्स के अंदर, तो ना देखो 12 तिथियां तो 12 घर बन जाती हैं. त्रयोदशी ना लिबरेशन बनती है, मोक्ष है. चतुर्दशी जिसके अंदर देवता कौन है? आधे एनिमल और आधे इंसान. मतलब या तो स्वर्ग मिल रहा है या नर्क मिल रहा है. ठीक है. चतुर्दशी स्टिल नॉट डिसाइडेड, मोक्ष मिलने के बाद भी. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आइदर यू गो अमावस्या और पूर्णिमा, कि एक तरफ आप हो जाते हो. तो आपको ना ये तिथि का एनर्जी समझना पड़ेगा कि ये तिथि की एनर्जीज ना एक्सट्रीमली
डिसाइडेड है। लाइक अगर आपको किसी को पैदा होना है ना, आप देखो अवतार की तिथि देखो, भगवान श्री कृष्ण बॉर्न हुए अष्टमी पे, कि बिल्कुल डिटैच, डिसेप्शन, मतलब भगवान श्री कृष्ण के डिसेप्शन को लीला ही बोला गया, कि वो किसी भी बात पे नहीं टिकते, किसी भी तरफ नहीं होते, एक्सट्रीमली डिटैच्ड। और उनको अटैचमेंट के लिए क्या खिलाया जा रहा है? मक्खन खिलाया जा रहा है। बेसिकली चंद्रमा ही इमोशन देता है ना, तो दूध पिलाया जाता है, मक्खन खिलाया जाता है। वो डिटैच्ड हैं तो उनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए अवतार को मक्खन चढ़ाया जा रहा है। तो अष्टमी बॉर्न है, डिटैच्ड है। नवमी बॉर्न क्या है? एक्सट्रीमली प्रिंसिपलिस्टिक है, भगवान श्री राम। तो बोल रहे हैं कि मैं किसी के साथ भी, कोई भी समझौता किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वो धनुष बाण लेके चलते हैं। और आर्चर जो होता है ना, जितने भी आर्चर्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए आपको मिलेंगे आर्चर्स। तो वो उसी तरीके से उनकी एनर्जी है कि वो सबको समान धर्म समझ रहे हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, ठीक है। और अगर षष्ठी पे कल्कि में बॉर्न होना है तो आपको पता है वो लड़ने के लिए पैदा हो रहे हैं। तिथि जो है ना प्रणव, वो अब बताती है कि कौन सा पर्सनालिटी दुनिया में आया है। तो अगर आप एकादशी की बात कर रहे हो, सॉरी त्रयोदशी की बात कर रहे हो, ये लिबरेशन के लिए तिथि है। इसी टाइम पीरियड पे आप ना लिबरेट हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप फंसे हुए हो, कोई कोर्ट केस हो, तो उसके लिए क्या करना है? त्रयोदशी फास्टिंग करना है। कोई किसी जगह पे आपको लगता हो कि ये काम मेरे को नहीं करना, या अब मेरे को आगे बढ़ना है किसी व्यक्ति से, त्रयोदशी वाले दिन आप लिबरेट हो जाओ उस बंदे को, उस बंदे के नाम पे कुछ खाना डोनेट करके, उस जॉब के लिए कोई खाना डोनेट करके। लाइक अगर आप किसी एक ऐसी जॉब में फंसे हुए, आपको लगता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, तो आप थोड़ा सा कुछ भी फ्रूट्स अपने हाथ में लीजिए और मंदिर में दे दीजिए त्रयोदशी की शाम को। तभी ना भगवान शिव के सामने दिया जलाया जाता है, क्योंकि ना ये एक्सट्रीमली साइंटिफिक है कि उस दिन का एनर्जी ऐसा है। वो एनर्जी आप हमेशा, लाइक हम भी तो एक मुहूर्त में पैदा हुए हैं ना, तो हमारे एक मुहूर्त में पैदा हुए तो हमारी एनर्जी वैसी है। उसी तरीके से अगर आप किसी दिन शादी ऐसे मुहूर्त में कर रहे हो तो आपकी शादी की एनर्जी वैसी ही होनी है ना। आप एक दिन जॉब चालू कर रहे हो, उसकी भी एनर्जी ऐसी ही होगी। तो ये एनर्जी ना आपको देखना कि किस दिन कौन सा काम चालू करना है। गलत एनर्जी वाले दिन, गलत एनर्जी मतलब ऐसी किसी तिथि पे जब वो मिसमैच हो रही हो एनर्जी, लाइक आप त्रयोदशी पे कह रहे हो मैं नया काम चालू करूंगा, लिबरेशन वाले दिन आप नया काम कैसे चालू करोगे? चतुर्दशी पे आप कह रहे हो कि मैं नया काम चालू करूंगा, मैं स्कूल एजुकेशन चालू करूंगा, नहीं करना उस दिन, ठीक है। मुहूर्त का बहुत ध्यान रखना है। सर, can choosing the wrong tithi spoil our job or marriage? अच्छा, आप एक काम करो, आपने ये देखना हो ना मंडेन लेवल पे या किसी भी जगह पे देखना हो, आप उन ब्रांड्स को निकालो जिस दिन वो ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं। आपको ना उस ब्रांड का पूरा थीम उस तिथि में निकल आएगा। या अगर आपको लगता हो कि किसी व्यक्ति की शादी हुई है, आप उस व्यक्ति की तिथि पूछ लो शादी की, आपको ये दिख जाएगा कि किस उस शादी का आउटपुट क्या आ रहा है, ये आपस में शादी में कैसे हैं। तो सर, can you share some common misconceptions or myths about पंचांग सर? बहुत सारे हैं। मतलब पंचांग को लेके ना मिथ्स इसलिए हैं क्योंकि फॉर्मल नॉलेज नहीं है। पंचांग का मैंने आपको एक पोर्शन बताया तिथि, उसके बाकी 4 पार्ट भी तो हैं। तो अगर आप बोलो कि हाँ सिर्फ मेरे को तिथि अच्छी मिल गई, नक्षत्र मैंने चूज नहीं करा ढंग से, या मेरा वार मैंने ढंग से नहीं चूज किया, तो उससे क्या होगा कि आप ना कभी भी पंचांग को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं राहु काल है, या ये जैसे कि एक वीडियो के अंदर मैं बोला कि भारत को आज़ादी अभिजीत मुहूर्त के अंदर मिली, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर मेरे को बाद में देखा कि बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि अभिजीत मुहूर्त रात में नहीं होता। नहीं होता है, बृहद समयता पड़ी है। परेशानी क्या है ना कि इग्नोरेंस ना ब्लस है कई लोगों के लिए, आप पढ़ते नहीं हैं। उसका जब बोलते हैं कि ये काम तो इस तरीके से हुआ है, या ये होता ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है। तो ना कभी भी ना हाफ नॉलेज ना एक्सट्रीमली डेंजरस होती है। इसलिए पंचांग को ना 5 एलिमेंट्स को ढंग से पढ़ना चाहिए। तो सर, अगर किसी को पंचांग सीखना हो या प्रेडिक्शन सीखना या एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो तो वो कहाँ से शुरू करे सर? तो पहले फ्री कोर्स है, ठीक है,
जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप पहले फाउंडेशन करो, आपको दो चीज़ें होंगी उससे, एक पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा, दूसरा आपको पता चलेगा कि मैं ज्योतिष के लिए हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि कई बार ना आप स्टार्टिंग में कुछ करते हो और आप आधा अधूरा नॉलेज ले रहे होते हो। आप सीक्वेंसली सीखिए, पहले फ्री कोर्स कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टीम देगी। दूसरा जो काम कीजिए उसका ना फाउंडेशन करिए। फाउंडेशन क्या सिखा रहा है आपको? पहले पंचांग सिखाएगा। सबसे पहला चीज़ उसमें पंचांग ही है। आपको एक बार पंचांग समझ में आ गया ना, आपको मुहूर्त समझ में आ गया, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए कि हाँ उसके बाद आप चार्ट बनाते हैं। क्योंकि सबसे पहले ना पहला पेज कुंडली का पंचांग है। वो पंचांग का नॉलेज होना चाहिए कि अमावस कौन सी अमावस है, कैसी पूर्णिमा है, क्या होता है, क्या एनर्जी है। क्योंकि पंचांग ही पूरा यूनिवर्स बनाता है। पंचांग वो 5 एलिमेंट बना रहा है और बता रहा है कि देखो ये होने वाला है आज, या इतने टाइम में होगा, ये व्यक्ति पैदा हुआ है, इसका ये लाइफ का थीम रहेगा। तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा हाँ ये बिल्कुल ठीक है। मैंने बीच में आपको जो बताया ना कि आपकी तिथि, आपका इमोशन है, आपका वार, आपका एरिया है, ये बहुत कहने में सिंपल है। जब इसको आप समझने बैठोगे ना, आपको लगेगा कि ये कितना डीप है कि इसको इसी के अंदर से सारा प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ से चालू करना है, फ्री कोर्स से चालू करना है, एंड देन फाउंडेशन कोर्स में आना है। आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया पंचांग, तिथि, कैसे आत्मकारक बुक आपके सोल पर्पस को डिफाइन करने में हेल्प कर सकती है, कैसे रिचुअल्स ऑफ हैप्पी सोल आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प कर सकती है, एंड द इटर्नल वेज एंड नॉन वेज बैटल। विद दिस वी एंड टुडेज पॉडकास्ट एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशंस टॉपिक्स रिलेटेड या गेस्ट रिलेटेड, please let us know in the comment section. And with this, we're signing off. Thank you and have a great day.